अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जहां पर भी रासायनिक अभिक्रिया होगी या जहां पर भी रासायनिक परिवर्तन होंगे उसके कुछ लक्षण होते हैं, और यह जो लक्षण है यह है अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निष्कासन एवं तापमान में परिवर्तन। तो आइए अब हम लोग इन बिंदुओं को विस्तार से कुछ और अन्य उदाहरणों के माध्यम से इन्हें हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अवस्था में परिवर्तन, हम जानते हैं कि पदार्थ या यौगिक जब किसी रासायनिक परिवर्तन या अभिक्रिया में भाग लेता है, पदार्थ या यौगिक जब किसी रासायनिक परिवर्तन या अभिक्रिया में भाग लेता है तब उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है ना। आइए हम उदाहरण के तौर पर देखें कि यदि हम बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं किसके, यदि हम इस अभिक्रिया की बात करें तो यहां पर यदि हम हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की यदि हम लोग बात कर रहे हैं तो यहां पर हाइड्रोजन है और यह ऑक्सीजन है। यह कैसी है, हाइड्रोजन भी गैसीय अवस्था में है और ऑक्सीजन जो है यह भी गैसीय अवस्था में होता है। लेकिन जब यह दोनों रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और रासायनिक परिवर्तन में जब भाग लेते हैं तो यहाँ पे परिणाम स्वरूप जो है जल के अणु का निर्माण होता है, और यह क्या है, जल है, अर्थात यह कैसा है, यह तरल है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जब भी कोई यौगिक किसी रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो उसकी अवस्था में हमें जो है परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। एक और हम लोग उदाहरण ले सकते हैं कि मान लीजिए हम कार्बन का दहन कर रहे हैं, तो यहाँ पर यदि हम देखें तो जो है कार्बन जो है यह ठोस रूप में है। मान लीजिए कोयला यदि हम लोग जलाते हैं तो वह ठोस रूप में है, किंतु जब इसका दहन होता है अर्थात इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है तब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है जो कि गैसीय रूप में होता है। तो इस तरीके से यहां पर हम कह सकते हैं कि अधिकांशतः, जरूरी नहीं कि हमेशा, लेकिन अधिकांशतः यह देखने के लिए मिलता है कि जब भी कोई पदार्थ या यौगिक किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हमें देखने के लिए मिलता है। दूसरा है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, जी हां, और रंग में परिवर्तन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है हम लोगों ने एक उदाहरण देखा है। क्या देखा है कि हम जानते हैं कि रंग में परिवर्तन भी रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण होता है ना। तो अक्सर जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वहां पर कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में, कुछ रासायनिक परिवर्तन में जो है रंगों का भी क्या होता है, रंगों का भी वहां पर क्या होता है, बदलाव होता है या रंगों में भी परिवर्तन होता है। और इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण हमने देखा कि हम जानते हैं लेड नाइट्रेट। जी हाँ, और यह अभिक्रिया महत्वपूर्ण भी है। यह है लेड नाइट्रेट, जो कि कैसा होता है, जो लेड नाइट्रेट होता है इसका जो विलयन होता है वह रंगहीन होता है। जब हम इसकी अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं, पोटेशियम जो आयोडाइड है यह भी रंगहीन होता है, किंतु जब जैसे ही इन्हीं दोनों रंगहीन पदार्थों को, रंगहीन तरल को हम आपस में मिलाते हैं और इनमें जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया होती है तब क्या बनता है, वहां पर बनता है लेड आयोडाइड तथा पोटेशियम नाइट्रेट। यहां पर क्या बनता है, यहां पर बनता है लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट।
और यहां पर जो लेड आयोडाइड है, इस लेड आयोडाइड के निर्माण के कारण यहां पर इस पूरी अभिक्रिया का जो विलयन होता है वहां पर पीला रंग उत्पन्न होता है, पीला रंग का निर्माण होता है। अर्थात हम कैसा ऐसा कह सकते हैं कि जो पीला रंग है, इस पीले रंग का जो अवक्षेप है, इस पीले रंग का अवक्षेप यहां पर बनना चालू हो जाता है। तो इस तरीके से रंग का परिवर्तन भी, जी हां, रंग में परिवर्तन जो है यह भी क्या है, यह रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण होता है। यदि हम अगले लक्षण की यदि हम लोग बात करें, गैस का निष्कासन, है ना, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन या निष्कासन होता है, निष्कासन होता है, तथा यह भी रासायनिक परिवर्तन का लक्षण होता है, यह भी रासायनिक परिवर्तन का लक्षण होता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम लोग बात करें तो हम लोगों ने अभिक्रिया देखी है किसकी, जब हम लोग जस्ता यानी जिंक की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं, या जब हम लोग जस्ता की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, तब यहां पर किसका निर्माण होता है, तब यहां पर जिंक तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। और ठीक इसी तरीके से जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस का क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। और इस तरीके से यहां पर दोनों ही अभिक्रियाओं में यह हाइड्रोजन गैस जो है वह उस पात्र या उस एपैरेटस से बाहर निष्कासित होना चालू हो जाती है। और इस हाइड्रोजन गैस के बाहर निकलने से ही हमें यह पता चलता है कि यहां पर जिंक तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच में क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो इस तरीके से जो है गैस का निष्कासन भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है, और यह महत्वपूर्ण लक्षण है किसका, कि यहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। यदि हम अगले बिंदु की तरफ यदि बढ़े तो अगले बिंदु में यदि हम देखते हैं तापमान में परिवर्तन, जी हां, तापमान में परिवर्तन, है ना, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तब वहां पर तापमान में परिवर्तन होता है, तब तापमान में परिवर्तन होता है। यदि अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा बाहर निकलती है, तब ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, तब ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है ना। क्या हो रहा है,
अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा बाहर निकलती है, तब ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यहां पे हम उदाहरण देख सकते हैं कि जब हम लोग कार्बन का दहन करते हैं तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है तथा साथ में यहां पर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, और तभी तो हम यहां पर कार्बन या लकड़ी को जो है वह ईंधन के रूप में जलाते हैं, ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहां पर ऊष्मा बाहर निकल रही होती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्या है, जिनमें ऊष्मा बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। तो इस तरीके से यहां पर हमें याद रखना है कि तापमान में जो परिवर्तन है, जी हां, जो तापमान में परिवर्तन है यह भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है किसका, कि यहां पर जो है क्या हो रहा है, यहां पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, या यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। तो अभी हम लोगों ने रासायनिक परिवर्तन क्या होता है इसको समझा। आइए अब हम लोग रासायनिक समीकरण जो है इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो यदि मैं कहूं कि जब जो हम कोयला जो है, कोयले को वायु की उपस्थिति में जब हम जलाते हैं तब वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है तथा वहां पर ऊष्मा बाहर निकलती है। तो यहां पर मैंने एक रासायनिक अभिक्रिया, मतलब एक जो रासायनिक परिवर्तन है उसे मैंने इस तरीके से शब्द या वाक्यों के रूप में लिखा। तो जब हम लोग इस तरह से रासायनिक परिवर्तन को शब्दों या वाक्यों के रूप में या कथनों के रूप में जब लिखते हैं तो यह कथन अत्यधिक बड़े हो जाते हैं और इन्हें लिखना हमेशा सुविधाजनक नहीं होता है। तो इसीलिए जो रसायन शास्त्री है या जो वैज्ञानिक है, उन्होंने इस प्रकार के रासायनिक परिवर्तनों को, क्या रासायनिक परिवर्तनों को संकेतों के रूप में लिखने का जो तरीका है, उसी तरीके को रासायनिक समीकरण कहते हैं, है ना। तो क्या होते हैं रासायनिक समीकरण, आइए हम लोग लिखे। जब रासायनिक परिवर्तन को विशेष संकेतों तथा तरीकों से लिखा जाता है, तब इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तब इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या है कि जब रासायनिक परिवर्तन को विशेष संकेतों तथा तरीकों के माध्यम से लिखा जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, तो इसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरीके से जो है रासायनिक समीकरण है। उदाहरण के तौर पर यहां पर यदि हम लोग उदाहरण की बात करें तो यहां पर जब हम H2+O2 लिखते हैं, और क्या लिखते हैं, जब यहां पर हम H2O लिखते हैं तो यह क्या कहलाएगा, यह भी रासायनिक समीकरण कहलाएगा। यदि हम
कार्बन तथा O2 लिखकर जब हम CO2 लिखते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, इसे भी हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ नियम हैं। जो रासायनिक समीकरण है उनको लिखने के कुछ क्या होते हैं, कुछ नियम या तरीके होते हैं। तो यह नियम या तरीके क्या है, इसको संक्षिप्त में हम लोग यहां पर देखें तो यहां पर हमें याद रखना है कि जब भी हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो रासायनिक समीकरण के दो हिस्से होते हैं। रासायनिक समीकरण के दो हिस्से होते हैं। इस हिस्से को हम लोग राइट हैंड साइड कहते हैं, इस हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, इस हिस्से को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। जब भी रासायनिक समीकरण लिखा जाता है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इस तरीके से हम जो है एक तीर के निशान के माध्यम से सेपरेट करते हैं या अलग अलग लिखते हैं। हमें याद रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड पर जो हम लोग तत्व या यौगिक या अणु लिखते हैं इन्हें हम लोग अभिकारक कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग अभिकारक कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग अभिकारक कहते हैं। इस तीर के निशान के इस तरफ यानी राइट हैंड साइड जिन्हें लिखा जाता है उन्हें हम लोग उत्पाद कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग उत्पाद कहते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। यहां पर हमें क्या करना है, हमें यहां पर भाग लेने वाले जो अभिकारक है उन अभिकारकों की भौतिक अवस्था भी लिखनी होती है। इन अभिकारकों की भौतिक अवस्था भी लिखनी होती है। उदाहरण के तौर पर यहां पर यदि यह अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया में यहां पर H2 जो है वह गैस है तो इस H2 के आगे हम लोग स्मॉल g लिखेंगे। g का मतलब होता है गैस। यहां पर ऑक्सीजन के आगे भी बहुत ही छोटे अक्षरों में स्मॉल g लिखते हैं, अर्थात यह दर्शाता है कि यह ऑक्सीजन जो है वह भी गैसीय अवस्था में है। और यहां पर जो उत्पाद है, यदि यह उत्पाद यदि तरल अवस्था में है तो यहां पर ब्रैकेट में कोष्टक में हम स्मॉल l लिखते हैं। l यानी लिक्विड, तरल। उसी तरीके से यदि दूसरी अभिक्रिया की बात करें तो यहां पर जो कार्बन है यदि यह ठोस अवस्था में है तो ठोस अवस्था में लिखने के लिए यहां पर कोष्टक में इसके आगे जो है स्मॉल s लिखा करते हैं। और इसी तरीके से यहां पर जो है यहां पर स्मॉल g लिखेंगे और यहां पर क्या है, यहां पर भी हम स्मॉल g लिखेंगे। अर्थात जिससे यह हमें पता चले कि यह जो भाग लेने वाले अभिकारक या बनने वाले जो उत्पाद है उनकी भौतिक अवस्था क्या है। तो इस तरीके से जो है समीकरणों को लिखा जाता है। यहां पर हमें ध्यान देना है कि यह जो तीर का निशान है यह तीर का निशान आगे की तरफ होता है, अर्थात हमेशा यह निशान यह दर्शाता है कि अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं और अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय है, अर्थात अभिकारकों से उत्पाद बन जाएगा लेकिन उत्पाद से वापस अभिकारक नहीं बनते हैं। इसके अलावा जब भी हम लोग कोई अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया में क्या होता है, अभिक्रिया में तापमान एवं दबाव की भी आवश्यकता होती है। तो यहां पर यदि हमें गर्म करना है, यदि हम अभिक्रिया में यदि हम गर्म कर रहे हैं तो यहां पर एरो के निशान के ऊपर ऐसा एक त्रिभुजाकार मतलब त्रिभुज यदि हम बना दे तो यह जो त्रिभुज है यह दर्शाता है कि यहां पर हमें इस अभिक्रिया कराने के लिए हमें गर्म करने की आवश्यकता है। यदि मान लीजिए किसी अभिक्रिया में गैस का उत्सर्जन होता है तो उस गैस के आगे इस तरीके से एरो का चिन्ह ऊपर की तरफ लगाया जाता है जिससे हमें यह पता चलता है कि यह जो अभिक्रिया है इसमें इस गैस का निष्कासन हो रहा है, यह गैस बाहर निकल रही है।
वहीं पर मान लीजिए एक और अभिक्रिया ले लें हम लोग कि यदि हम बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब हम सोडियम सल्फेट से करते हैं तब हमें परिणाम स्वरूप यहां पर बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड हमें प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया जो अभिक्रिया मैंने लिखी उसकी खास बात यह है कि इस अभिक्रिया में जो है बेरियम सल्फेट का क्या बनता है, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है, अर्थात अघुलनशील रूप में यह बेरियम सल्फेट हमें प्राप्त होता है। इस तरीके से यदि हम देखें तो जो अवक्षेप बनता है इस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है और जिसका अवक्षेप बनता है उसे हम लोग इस तरीके से नीचे के तरफ एरो करके लिखते हैं। तो इस तरीके से यह समीकरणों को, रासायनिक समीकरणों को लिखने के कुछ तरीके होते हैं। लेकिन यहां पर यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपके मन में यही आ रहा होगा कि यदि जब हम H2 की अभिक्रिया जब O2 से करते हैं तब यहां पर मान लीजिए H2O बन रहा है, तो आपके मन में यही आ रहा होगा कि यहां पर H2 है, यहां पर O2 है और यहां पर जो है, यहां पर क्या है, H2O है ना। तो यहां पर 2 ऑक्सीजन है और इस तरफ 1 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन कहां गया, है ना। हो सकता है आपके मन में यह सवाल आ रहा है, और यदि यह सवाल आ रहा है तो इस सवाल का उठना आपके मन में बिल्कुल जायज है। तो यह 1 ऑक्सीजन कहां गया, क्या मैं लिखना भूल गया कि मैंने जानबूझकर नहीं लिखा, है ना। यह सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। तो आइए इसी गुत्थी को हम सुलझाते हैं हमारे अगले बिंदु में, जिसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, आइए एक हम उदाहरण के माध्यम से समझे। मान लीजिए हमारे पास में एक उदाहरण है जिसमें नाइट्रोजन की अभिक्रिया जब हम हाइड्रोजन से कराते हैं तो परिणाम स्वरूप जो है यहां पर अमोनिया यानी NH3 का निर्माण होता है। यहां पर क्या हो रहा है, NH3 यानी अमोनिया का निर्माण हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में यही आ रहा होगा कि यहां पर 2 N है, यहां पर 2 H है, लेकिन यहां पर 1 H है और यहां पर 3 हाइड्रोजन है। तो यहां पर एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन कहां से आया और यहां का एक नाइट्रोजन कहां गया। तो क्या होता है, हम लोगों ने कक्षा 9वीं में क्या पढ़ा है, कक्षा 9वीं में हम लोगों ने पढ़ा है द्रव्यमान के संरक्षण, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, है ना। और द्रव्यमान के संरक्षण का नियम हम लोगों ने पढ़ा है, और जिसमें हमने क्या पढ़ा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के कुल अणु और उत्पाद के कुल अणुओं की संख्या हमेशा बराबर रहती है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का ह्रास होता है और न ही नया द्रव्यमान निर्माण होता है। और से सरल कहे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारकों के अणु है उनकी संख्या जो लेफ्ट हैंड साइड है उतनी ही संख्या हमेशा राइट हैंड साइड भी होती है। पर आप कहेंगे सर कि यहां तो हमें तो दिख ही नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है, इसीलिए हमें क्या करना है, इसीलिए हमें संतुलित करना है। क्यों? क्योंकि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वहां पर निश्चित अनुपात में ही जो है अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके जो है क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। तो आइए हम इस समीकरण को संतुलित करना सीखते हैं। तो संतुलित करने के लिए हमें क्या करना होता है, बहुत ही सरल तरीका है। यहां पर हमने नाइट्रोजन लिखा, यहां पर हमने हाइड्रोजन लिखा और यहां पर जो है हमने NH3 लिखा है। तो तरीका यह होता है कि यहां पर बीच में हम इस तरीके से एक लाइन खींच दें।
यहां पर नाइट्रोजन लिखेंगे हम लोग। नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं? नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं। यहां पर नाइट्रोजन के, यहां पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? यहां पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। ऐसा हमें लिखना है। फिर इस तरफ हमें क्या करना है? नाइट्रोजन के सामने नाइट्रोजन लिखना है। नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं? नाइट्रोजन के 1 परमाणु हैं। और यहां पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? हाइड्रोजन के यहां पर 3 परमाणु हैं। इस तरफ नाइट्रोजन के 2 है, इस तरफ नाइट्रोजन का 1 है। तो हम क्या करें? यदि हम यहां पर 2 का गुना कर देते हैं तो यहां पर नाइट्रोजन के 2 हो जाएंगे। और जब हम 2 का गुना करते हैं तो इस 2 का गुना हमेशा यौगिक के सामने लिखकर करना होता है। 2 को हम यहां पर नाइट्रोजन के नीचे नहीं लिखेंगे, 2 को हम नाइट्रोजन के आगे लिखेंगे। तो जब हम 2 को नाइट्रोजन के आगे लिखते हैं तो नाइट्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। देखिए 2 का गुना जब नाइट्रोजन में होगा तो नाइट्रोजन की संख्या 2 हो जाएगी। किंतु जब इस 2 को हमने नाइट्रोजन के सामने लिखा तो इसका नियम होता है कि इस 2 का गुना हाइड्रोजन के साथ में भी होगा। और जब 2 का गुना हाइड्रोजन के साथ में होगा तो यहां पर जब 2 का गुना हाइड्रोजन के साथ में होगा तो यहां पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो जाएंगे? हाइड्रोजन के 6 परमाणु हो जाएंगे। ठीक है, यहां पे हाइड्रोजन के 6 परमाणु हो गए। पर अब यदि हम देखें तो दोनों तरफ तो नाइट्रोजन बराबर है, पर हाइड्रोजन दोनों तरफ बराबर है क्या? नहीं है। इधर हाइड्रोजन 2 है और इधर हाइड्रोजन 6 है। तो यहां पर हम किसका गुना करें कि हाइड्रोजन की संख्या 6 हो जाए? तो हम जानते हैं कि यदि हमने यहां पर 3 का गुना किया तो हाइड्रोजन की संख्या 6 हो जाएगी। तो इस 3 को हमें कहां लिखना है? इस 3 को हमें इस हाइड्रोजन के आगे लिखना है, हाइड्रोजन के पहले लिखना है। जब हाइड्रोजन के पहले हम लिखेंगे तो इस 3 का गुना जब हाइड्रोजन के साथ में होगा तो 6 हो जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ, जी हां, दोनों तरफ नाइट्रोजन की संख्या समान है, दोनों तरफ हाइड्रोजन की भी संख्या समान है। तो इस तरीके से यहां पर जो है समीकरण जो है, इन समीकरणों को हमें क्या करना है? इन समीकरणों को हमें इस तरीके से संतुलित करना है। और यहां पर एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि समीकरणों को संतुलित करना बेहद आसान है, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने जल्दी आप जो है इन समीकरणों को क्या कर सकते हैं? इन समीकरणों को आप संतुलित कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको प्रैक्टिस करना है। और यहां पर जितनी भी अभिक्रियाएं किताब में दी गई हुई है, उन सारी अभिक्रियाओं को, उन सारे समीकरणों को आपको संतुलित करने की प्रैक्टिस करना है। क्यों? क्योंकि समीकरणों को संतुलित करने का यह जो प्रक्रम है, यह हमेशा से परीक्षा में पूछा ही जाता है। आप पिछले साल के प्रश्न पत्र यदि आप उठाकर देखें तो एक भी ऐसा प्रश्न पत्र नहीं मिलेगा जिसमें समीकरणों को संतुलित करने वाला प्रश्न न आया हो। तो आपको इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप इक्वेशन को क्या है, उतने जल्दी क्या कर सकते हैं, उतने जल्दी आप संतुलित कर सकते हैं। और जितनी जल्दी संतुलित करेंगे परीक्षा में आपका समय उतना अधिक बचेगा। तो इस तरीके से यहां पर जो साधारण सा जो मैंने तरीका बताया है, इसे हम हिट एंड ट्रायल कहते हैं। इसे हमें दोनों तरफ जो है संख्याओं का गुना करते रहना है और देखना है कि किस संख्या के गुना करने से दोनों तरफ के जो परमाणु या अणुओं की जो संख्या है वह क्या हो जाए, वह संतुलित हो जाए। तो इस तरीके से इसकी आपको भरपूर प्रैक्टिस करनी है। तो आइए हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो अभी तक हम लोगों ने समझा कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, अभी हमने समझा कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, हमने यह भी समझा कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक समीकरणों को किस तरीके से लिखा जाता है यह भी हमने समझा है। फिर हमने समीकरणों को संतुलित करना भी सीखा। आइए अब हम देखते हैं जब हम समीकरण लिखते हैं या रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तब उन्हें
उन वहां पर होने वाली जो अभिक्रिया है उनके आधार पर हम उन्हें विभिन्न प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। तो यहां पर मुख्यतः, जी हां, यहां पर हमें याद रखना है कि मुख्यतः 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। यह मुख्यतः 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जिसमें से पहली अभिक्रिया क्या है? पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया क्या है? पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया क्या है? संयोजन अभिक्रिया, है ना? यह नाम आपको याद रखना है क्योंकि परीक्षाओं में कई बार यही पूछ लिया जाता है कि कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। तो पहली होती है संयोजन अभिक्रिया, दूसरी जो होती है वह होती है वियोजन अभिक्रिया। दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है वियोजन अभिक्रिया। तीसरी जो है उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। चौथी जो है उसे हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। और पांचवी जो है उसे हम कहते हैं उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। तो यह 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं का जो नाम है वह आपको कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न हमेशा पूछा ही जाता है। तो कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है? तो यदि हम कक्षा 10वीं के सिलेबस के हिसाब से यदि हम बात करें तो 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन एवं उपचयन अभिक्रिया। तो आइए अब हम लोग इनमें से प्रत्येक जो अभिक्रिया है, इनमें से जो प्रत्येक अभिक्रिया है, उन प्रत्येक अभिक्रिया को विस्तार से, जी हां, विस्तार से उदाहरणों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, इसकी परिभाषा या इसका विवरण क्या होगा, और अन्य जो उदाहरण है उन उदाहरणों को हम जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर यदि हम देखें तो जो संयोजन है, इस संयोजन का मतलब होता है योग यानी जुड़ना, है ना? क्या होता है? संयोजन का मतलब होता है योग या जुड़ना। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें हम जानते हैं कि अभिक्रिया जो है, अभिक्रिया में अभिकारक जरूर होंगे। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। मान लीजिए मेरे पास में क्या है? मेरे पास में 2 अभिकारक है और यह 2 अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके यानी आपस में जुड़कर एक नए उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तब हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। यदि हम इसको सरलतम तरीके से प्रदर्शित करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए A एक अभिकारक है, B भी दूसरा अभिकारक है, और यह दोनों जो है क्या है? यह दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं। और कौन सी अभिक्रिया कर रहे हैं? संयोजन की। यह आपस में जुड़ रहे हैं, आपस में योग कर रहे हैं। तब A और B आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? A और B बनाते हैं। तो इस तरीके से जब 2 छोटे छोटे अभिकारक मिलकर एक बड़ा उत्पाद या एक उत्पाद बनाते हैं, तब इस प्रकार की अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए हम देखें संयोजन अभिक्रिया का विवरण या परिभाषा क्या होगी। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, 2 या 2 से अधिक अभिकारक, 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में
जुड़कर या संयोग करके, आपस में जुड़कर या संयोग कर एक, जी हां यहां पे महत्वपूर्ण है कि एक है ना, एक उत्पाद बनाते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। आइए कुछ उदाहरण हम लोग यहां पर समझते हैं और कुछ उदाहरण हम आगे समझेंगे। यदि हम उदाहरण की बात करें, मान लीजिए हमने अभी देखा था कि जब हम इक्वेशन को बैलेंस कर रहे थे, रासायनिक समीकरणों को जब हम लोग संतुलित कर रहे थे, तो जब हमने देखा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जब हमने अभिक्रिया कराई तो क्या हुआ? हमने देखा था कि वहां पर जो है उत्पाद के तौर पर NH3 हमें प्राप्त हुआ। तो यहां पर क्या हो रहा है? देखिए, नाइट्रोजन एक अभिकारक है, हाइड्रोजन दूसरा अभिकारक है, और यह दोनों आपस में रासायनिक तौर पर क्या हो रहा है? रासायनिक तौर पर जुड़ रहे हैं, रासायनिक तौर पर सहयोग कर रहे हैं, और परिणाम स्वरूप किसका निर्माण कर रहे हैं? परिणाम स्वरूप NH3 यानी अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं। तो यहां पर दो अभिकारक आपस में मिलकर जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। इसीलिए इस अभिक्रिया को, जी हां, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? इस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो इसके पहले जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है, अब आप उन में से यह छांटने की या खोजने की कोशिश कीजिए कि जिन अभिक्रियाओं का यहां पर हमने उदाहरण देखा था, उनमें से कौन कौन सी अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाएं है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इसे और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर एक अभिक्रिया दी गई है। इस अभिक्रिया का जो विस्तृत स्वरूप है वह ऐसा है, CaO प्लस H2O प्लस CaOH होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा, है ना। यह बहुत ही कॉमन का मतलब है दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली यह अभिक्रिया है। आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं आप कि रसायन शास्त्र में जो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं वह दैनिक जीवन में कैसी? तो एक बात बताएंगे कि हम सभी जानते हैं कि अक्सर बरसात के बाद में, जी हां, अक्सर जब बरसात खत्म होती है तो बरसात खत्म होने के बाद में दिवाली आती है ना। मतलब दिवाली का त्योहार आता है अक्टूबर नवंबर में, और जब भी दिवाली आती है तो दिवाली में हम लोग रंग रोगन करते हैं। दिवाली के पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे घर है, अपने मकान जो है, उनका क्या किया जाता है? उनकी पेंटिंग की जाती है, उनकी पुताई की जाती है। क्यों पेंटिंग या पुताई की जाती है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बरसात के समय में जो है पानी जब आता है तो उस पानी के कारण सीलन भी आती है, फफूंद भी लगती है, वहां पर जो है दीवार है उसके पपड़े भी झड़ जाते हैं। इस तरीके से बरसात में हमारे घरों की दीवार या घरों को नुकसान पहुंचता है, और उसी का हम लोग रिपेयरमेंट त्योहार के बहाने हम जो है रंगाई पुताई करते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि हालांकि आज के समय में जो है पुताई करने के लिए बहुत ही महंगे डिस्टेंपर, बहुत ही महंगे पेंट उपलब्ध है, लेकिन अभी भी हम लोग यदि ग्रामीण परिवेश की बात करें, गांव की बात करें, और गांव में भी यदि हमें बाहर की कोई दीवार यदि उसकी पुताई करनी है तो उसकी पुताई हम लोग चूने के माध्यम से ही करते हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि उसकी पुताई हम लोग किससे करते हैं? उसकी पुताई हम लोग चूने से ही करते हैं। हम क्या करते हैं? बाजार जाते हैं और बाजार से हम लोग चूना खरीद कर लेकर आते हैं। तो जो चूना हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं वह उसका सूत्र होता है CaO, और इसे हम कहते हैं बिन बुझा, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बिन बुझा चूना। इसे हम क्या कहेंगे? बिन बुझा चूना। तो जो हम बाजार से जो खरीद कर लेकर आते हैं चूना, जिससे हमें पुताई करनी है, उसे कहते हैं बिन बुझा चूना।
क्या किया जाता है, यदि आपको कल पुताई करनी है तो आज क्या किया जाएगा, एक प्लास्टिक की बाल्टी या मिट्टी का जो पात्र है, चाहे फूटा हुआ मटका भी हो सकता है, उस प्लास्टिक के पात्र या फूटे हुए मटके में हम बिन बुझा हुआ चूना डालते हैं और उसमें बहुत ही सावधानी से हम क्या डालते हैं, हम उसमें बहुत ही सावधानी से जल डालते हैं। और आपने देखा होगा कि जैसे ही हम उसमें जल डालते हैं वहां पर आप देखोगे कि ऐसा लगेगा कि वह जो जल है वह उबलना चालू हो गया, वहां पर क्या हो गया, बुदबुदाहट के साथ में वहां पर उसमें उबाल आ जाएगा और बहुत अधिक मात्रा में वहां पर क्या होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी। यदि उस प्लास्टिक की बाल्टी या उस मटके को यदि आप छुएंगे तो आप देखोगे कि वह छूने पर आपको कैसा लगेगा, वह छूने पर आपको गर्म महसूस होगा, है ना। तो वहां पर क्या होता है कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जब जल के साथ में कराते हैं तब परिणाम स्वरूप वहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसे हम कहते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। तो यहां पर जब कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ में हम कराते हैं तब परिणाम स्वरूप वहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा ऊष्मा उत्पन्न होती है। और इस अभिक्रिया को आप ध्यान से देखिए, जब इस अभिक्रिया को आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यह दो अभिकारक है, यह दो अभिकारक है और यह दो अभिकारक आपस में मिलकर जो है एक उत्पाद बना रहे हैं। यदि हम ऐसा इसे लिखने की कोशिश करें कि यह A है और यह B है तो आप ध्यान से देखिए यह AB जैसा दिखेगा, अर्थात क्या हो रहा है कि दो अभिकारक आपस में संयोग करके आपस में जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई, यह जो अभिक्रिया है यह याद रखिएगा, यह कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा, यह संयोग या संयोजन या हम इसे क्या कहेंगे, यहां पर यह जो है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। यहां पर हमें एक चीज सावधानी रखनी है कि इस अभिक्रिया को हम अपने जो है लैब में, अपनी लेबोरेटरी या प्रयोगशाला में भी दोहरा सकते हैं। आप बीकर लीजिए, बीकर में पानी रखिए और उस पानी में कैल्शियम ऑक्साइड डाल दीजिए। जैसे आप डालेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर जो है बीकर जो है छूने पर आपको गर्म महसूस होगा, है ना, बीकर जो है गर्म महसूस होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा जो कि एक संयोजन अभिक्रिया का उत्पाद है तथा ऊष्मा वहां पर उत्पन्न होती है, इसीलिए जो है वह क्या होगी, वह जो है गर्म हो जाएगा। अब यहां पर दो तीन महत्वपूर्ण चीजें आपको याद रखनी है। पहला, कई बार मैंने आपको शुरुआत में भी बताया कि कक्षा 10वीं का अध्ययन करने का उद्देश्य केवल अच्छे अंक हासिल करना ही नहीं है, बल्कि हमें अपने आप को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार करना भी है। तो कई बार वहां पर ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जैसे बिन बुझे चूने का सूत्र लिखिए, है ना। तो आपको याद रखना है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसे हम लोग बिन बुझा चूना कहते हैं। फिर आता है कई बार कि बुझा हुआ चूना जो है इसका सूत्र लिखिए, तो आपको याद रखना है कि बुझा हुआ जो चूना है उसका जो सूत्र है वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझे हुए चूने का सूत्र है। अब यदि हम यहां पर बात करें कि यहां पर ऊष्मा निकल रही है ना, तो यहां पर याद रखिएगा ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें क्या है, जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ऊष्मा क्षेपी, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया
उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यह याद रखना है हमें। ऐसी कोई भी अभिक्रिया है जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, जिसमें ऊष्मा बाहर निकल रही हो, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। तो इस तरीके से यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल की जो अभिक्रिया है वह क्या है, वह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तथा साथ साथ यह क्या है, यह हमें याद रखना है, साथ साथ यह क्या है, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का भी उदाहरण है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दीवारों के सफेदी का राज क्या है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं दीवारों के सफेदी का राज। जी हाँ, कहीं ना कहीं यह सुनने में जरूर आपको ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं सर क्या बात कर रहे हैं कि दीवारों की सफेदी का राज क्या होता है। लेकिन हाँ, यह बात जो है, इसके जस्ट पहले हम लोगों ने जो बुझा हुआ चूना या बिन बुझा हुआ चूना या जो संयोजन अभिक्रिया समझी, उसी संयोजन अभिक्रिया का यह कहीं ना कहीं एक छोटा सा अभिरूप भी है। देखिए क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इस कैल्शियम ऑक्साइड को जल में घोलते हैं और जैसे ही हम इसे जल में घोलते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ढेर सारी मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है। तो यहां पर जो हमें प्राप्त हुआ इसे हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। इसे हम क्या कहेंगे, बुझा हुआ चूना। यह क्या है, बुझा हुआ चूना। अब यह बुझा हुआ यदि चूना है तो इसी का इस्तेमाल हम लोग दीवारों की रंगाई के लिए करते हैं। जी हाँ, जिसको हम लोग अंग्रेजी में व्हाइट वॉश या इसे हिंदी में हम लोग पुताई या सफेदी करना कहते हैं। किंतु यदि आप ध्यान से देखें तो यह जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप दीवारों पर पोतते हो या दीवारों पर इस जब आप पुताई करते हो तो तुरंत वह दीवारों का रंग सफेद नहीं होता है। ध्यान दिया कभी आपने इसको? दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा। इसका जो रंग है, दीवारों का रंग एकदम से सफेद नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि जब हम लोग इन दीवारों को इस बुझे हुए चूने से पुताई कर देते हैं तो एक दिन या दो दिन के बाद में, एक दिन या दो दिन के बाद में वह जो दीवारें है वह क्या होगी, वह दीवारें आपको कैसे दिखेगी, वह दीवारें आपको सफेद चमकदार दिखेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर हमें याद रखना है कि जब हम लोग इस बुझे हुए चूने से दीवारों को रंगाई करते हैं, पुताई करते हैं, तब क्या होता है कि यह जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम जानते हैं हमारे चारों तरफ वायु है और उस वायु में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो यह जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यह उसमें उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में यह धीरे धीरे अभिक्रिया करती है, धीरे धीरे रासायनिक अभिक्रिया करती है और यहाँ पर जो है एक पदार्थ का निर्माण होता है, एक यौगिक का निर्माण होता है जिसका सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। और साथ में यहां पर जो है जल के अणु का भी निर्माण होता है। तो इस तरीके से यदि हम यहां पर देखें तो क्या हो रहा है, यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है यह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, यह जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है यह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो यहां पर भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, यहां पर भी यह एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। तो याद रखिएगा कि जो दीवारों की जो सफेदी है, वह जो दीवारों की जो सफेदी है, वह दीवारों की जो सफेदी है इस कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही होती है। और यह जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जी हाँ, यदि हम देखें, कभी आप राजस्थान घूमने गए होंगे या यदि आप कभी मध्य प्रदेश का जबलपुर के पास में एक भेड़ाघाट धुआंधार जलप्रपात है ना, धुआंधार नाम से, भेड़ाघाट धुआंधार नाम से एक वाटरफॉल है। तो यदि कभी आप वहां देखने जाओ तो उसके चारों तरफ की जो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों को यदि आप देखोगे तो वह पहाड़ियां खासकर गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा चमकती है। और यह भी माना जाता है कि वह जो पहाड़ियां है, जब पूर्णिमा की रात होती है, जब फुल मून होता है ना, तो जब वो फुल मून होता है तब वहां पर जो है वह क्या है, वहां पर आप देखोगे कि वह पहाड़ियां भी रात में भी चमकती है। क्यों? क्योंकि
वह जो पहाड़ियां है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट यानी संगमरमर पाया जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर कि जो संगमरमर है वह संगमरमर का यदि रासायनिक सूत्र की यदि हम लोग बात करें तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी क्या होता है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। तो इस तरीके से याद रखना है हमें कि जब हम बुझे हुए चूने से पुताई करते हैं तो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड इस बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में संयोजन अभिक्रिया करती है और परिणाम स्वरूप यहां पर जो है कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करती है। और यही कैल्शियम कार्बोनेट, जी हां, यही कैल्शियम कार्बोनेट उस दीवार को सफेदी प्रदान करता है। तो इस तरीके से जो है यह दीवारों के सफेदी के राज। तो अगली बार कभी आप कहीं पर इस तरीके से चूने से बुझे हुए चूने से यदि पुताई करते हुए यदि आप देखो तो आप इस घटना को, इस रासायनिक अभिक्रिया को अपने जहन में जरूर रखिएगा, है ना। तो आप दूसरों को भी ऐसा बता सकते हो कि जब आप यहाँ पर पुताई करोगे तो पुताई करने पर तुरंत यह सफेदी नहीं देता है, किंतु जैसे जैसे यह सूखता है, क्योंकि इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रंगी हुई दीवार को सूखने में 12 घंटे 24 घंटे निर्भर करता है कि मौसम कैसा है, उस आधार पर कम से कम 1 दिन से 2 दिन लग जाते हैं। तो औसतन 1 से 2 दिन में जो है वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाती है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। तो यह है क्या, यह है दीवारों के सफेदी का राज। आइए अब और भी ऐसी अभिक्रियाओं का हम लोग उदाहरण देखते हैं जो कि संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण भी है। तो यहां पर यदि हम लोग बात करें तो यदि हम कोयले के दहन की बात करें तो हम जानते हैं कि जो कोयला है, कोयले का सूत्र C यानी कार्बन होता है। जब इसका वायु यानी ऑक्सीजन, है ना, जब वायु की उपस्थिति में, जब हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसका हम दहन करते हैं तो दहन के परिणाम स्वरूप यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा यहाँ पर जो ऊष्मा जो है यह ऊष्मा उत्पन्न होती है ना। दूसरी जो अभिक्रिया है, उस दूसरी अभिक्रिया को यदि हम देखें तो जब हम लोग हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ में कराते हैं, यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब हम हाइड्रोजन को वायु की उपस्थिति में जब इसका हम दहन करते हैं तो परिणाम स्वरूप यहाँ पर जो है जल का अणु उत्पन्न होता है और साथ में यहाँ पर भी ऊष्मा उत्पन्न होती है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी ऊष्मा उत्पन्न होती है, यहाँ पर भी क्या है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। वहीं पर यदि हम देखें कि प्राकृतिक गैस का दहन, हम सभी जानते हैं कि प्राकृतिक गैस, है ना, हम जानते हैं कि जो पेट्रोलियम है, जी हाँ, है ना, जो पेट्रोकेमिकल्स है, तो जो पेट्रोकेमिकल्स है हम जानते हैं कि उन्हें हमें पृथ्वी की अंदरूनी सतह, है ना, पृथ्वी के अंदर से उन्हें हमें प्राप्त करना होता है। तो पृथ्वी की अंदरूनी सतह पर उन पेट्रोलियम के साथ साथ जो है गैसें भी पाई जाती है और वह जो गैसें है वह गैसें साधारणतः उन्हें हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं तथा वह जो गैसें है वह अत्यधिक ज्वलनशील होती है। तो इन ज्वलनशील गैसों को हम उचित तरीके से बाहर निकालकर उन्हें संघनित करके, उन्हें द्रवित करके सिलेंडर के रूप में हम आप लोगों के घर में पहुंचाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम एलपीजी कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, है ना, या लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं। और यह गैसों के बारे में आपको पता है कि यह जो गैसें है यह क्या है, यह दहनशील होती है। यह क्या होती है, यह आसानी से जलती है, इनका दहन आसानी से हो जाता है। तो इसी तरीके से यदि हम लोग बात करें तो आपने देखा होगा कि आपने अपने गांव में, यदि आप में से कोई गांव पृष्ठभूमि का है तो गांव में आपने गोबर गैस या बायोगैस का नाम सुना होगा। तो गोबर गैस या बायोगैस जो है वह भी क्या है, एक प्रकार की क्या है, हाइड्रोकार्बन है, वह भी दहनशील है। तो इस तरीके से प्रकृति में पाए जाने वाली जो दहनशील गैसें होती है उन्हें साधारणतः हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और उन हाइड्रोकार्बनों में जो मुख्य दहनशील गैसें हैं उसमें से एक महत्वपूर्ण दहनशील गैसें है जिसे हम कहते हैं मीथेन। जी हाँ, यह क्या है, यह है मीथेन। इस मीथेन को जब हम लोग वायु की उपस्थिति में जब इसका दहन करते हैं तो दहन के परिणाम स्वरूप
हमें क्या प्राप्त होता है, दहन के परिणाम स्वरूप हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल का अणु तथा साथ में यहां पर भी क्या है, यहां पर भी ऊष्मा प्राप्त होती है। तो इस तरीके से यदि हम लोग देखें तो यहां पर भी यदि हम देखें तो यहां पर इन दो अभिकारक है, इन दो अभिकारकों का रासायनिक संयोजन हो रहा है और साथ में यहां पर क्या है, यहां पर जो है ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। इसके अलावा यदि हम चौथी अभिक्रिया देखें श्वसन, तो श्वसन क्या है, देखिए क्या है, हम इसे जो है संक्षिप्त में समझ सकते हैं और क्योंकि यहां से जो है अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जाता है। हम जानते हैं श्वसन दो शब्द है, एक है सांस लेना और दूसरा है श्वसन। दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग, या इसे हम कहते हैं सांस लेना। हम क्या करें, वायु को अंदर हम अपने फेफड़ों में भर रहे हैं और फेफड़े से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं श्वास लेना। किंतु जो श्वसन है वह सांस लेने से थोड़ा सा भिन्न है। जब हम लोग श्वास लेते हैं, याद रखिएगा, तो उसमें वायु हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। फेफड़ों में आप जानते हैं, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि फेफड़ों में जो है रक्त जो होता है, उस रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है, उस हीमोग्लोबिन में यह जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन है, यह उस हीमोग्लोबिन से संयोग कर लेती है और उस हीमोग्लोबिन के माध्यम से, रक्त के माध्यम से जो यह ऑक्सीजन है कहां पहुंचती है, हमारे शरीर के कोशिकाओं में पहुंचती है। और हमारे शरीर के कोशिकाओं में एक कोशिका अंग पाया जाता है जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और इस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज जिसका सूत्र है C6H12O6। यह जो ग्लूकोज है, यह ग्लूकोज रक्त द्वारा जो ऑक्सीजन पहुंचाई गई है, उस ऑक्सीजन के उपस्थिति में क्या होगा, यह ग्लूकोज इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है वह क्या है, वह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा एटीपी, जी हां एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। यह जो ग्लूकोज है, यह क्या है, किसका सूत्र है, यह ग्लूकोज का सूत्र है, यह ऑक्सीजन है। जब यह ऑक्सीजन इस ग्लूकोज की के साथ में माइटोकॉन्ड्रिया में अभिक्रिया करती है, तब परिणाम स्वरूप वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल का अणु तथा जो एटीपी है, एटीपी का निर्माण होता है। जी हां, एटीपी जो है इसे हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, या यदि हम इसे बहुत ही सरलतम भाषा में समझने की कोशिश करें तो यह भी ऊर्जा का अणु है। यही वह अणु है जिस अणु के माध्यम से हमारी कोशिकाओं को या हमारे कोशिका या हमें, हम कहे कि हमारी कोशिकाओं को या हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और इसी ऊर्जा का इस्तेमाल जो है हमारा जो शरीर है यानी हमारी कोशिका है, वह विभिन्न कार्य हेतु करते हैं। तो इस तरीके से यदि हम यहां पर देखें तो ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया जो कि कोशिका का एक अंग है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के साथ में एटीपी यानी ऊष्मा का या ऊर्जा का अणु बनना ही, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। हालांकि इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न भी हमें सॉल्व करना है, तो वहां पर हम लोग विस्तार से समझेंगे क्या कि श्वसन क्या है। ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊष्मा का अणु बनना ही श्वसन कहलाता है और इस श्वसन को अंग्रेजी में हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं, है ना। तो इस तरीके से यह, अब यदि हम अभिक्रिया देखें, साग सब्जियों का विघटन या कंपोस्ट का बनना, आप सभी जानते हैं खाद, है ना, जिसे हम साधारणतः खाद कहते हैं। खाद अत्यंत जरूरी है किसके लिए, पेड़ पौधों के लिए, क्योंकि खाद पेड़ पौधों को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करते हैं। और यह जो खाद है यह दो प्रकार के होते हैं। एक जिसे हम कहते हैं रासायनिक खाद, जिन्हें हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स के नाम से जानते हैं, जैसे आपने सुना होगा यूरिया, एनपीके और इस तरीके के जो खाद है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम रासायनिक खाद कहते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा एक और प्रकार का खाद होता है जिसको हम कहते हैं जैविक खाद, जैविक खाद या जिसे हम लोग कंपोस्ट के नाम से भी जानते हैं।
आपने अक्सर देखा होगा कि यदि आप ग्रामीण परिवेश में आप रहे हो तो आपने देखा होगा कि गांव में मवेशी होते हैं, गाय भैंस होती, तो उनका गोबर होता है। एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसमें गोबर डाल दिया जाता है, और इसके साथ साथ हमारे घरों में जो साग सब्जियां है, जो बची हुई सब्जियां है, यानी सब्जियों को काटने छिलने के बाद में जो उनके अवशेष है, उन अवशेषों को उस गड्ढे में हम डाल देते हैं। जब इस तरीके से हम लोग करते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ समय के बाद में वह गड्ढा भर जाता है और फिर उस गड्ढे को खाली किया जाता है। और जब गड्ढे को खाली किया जाता है तो अंदर की तरफ जो कि बहुत पहले जो गोबर या कचरा, यानी खासकर जैविक कचरा या पेड़ पौधों के अवशेष जो डाले गए थे, वह मिट्टी जैसे बारीक बुरबुरे हो जाते हैं, और वह यदि आप छू कर देखोगे तो वह छूने में आपको अत्यधिक गर्म, मतलब गर्म महसूस होगे। कई बार उसके अंदर से भाप भी निकलते हुए मैंने देखी है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर जो साग सब्जियां है, उस साग सब्जियों का जब विघटन होता है तो वहां पर क्या होता है, विघटन के परिणाम स्वरूप वहां पर खाद बनता है, और जब खाद बनता है तो वहां पर भी साथ में क्या होती है, वहां पर भी साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इन 5 अभिक्रियाओं को समझा। तो इन 5 अभिक्रियाओं को जब हमने समझा तो क्या हमने ध्यान दिया कि यह जो पांचों अभिक्रियाएं जो है, यह पांचों अभिक्रियाओं में संयोजन हो रहा है, किंतु संयोजन के साथ साथ इन पांचों ही अभिक्रियाओं में, संयोजन के साथ साथ इन पांचों ही अभिक्रियाओं में क्या हो रहा है, इन पांचों ही अभिक्रियाओं में क्या हो रहा है, इन पांचों ही अभिक्रियाओं में जो है ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा का निर्माण होता है, उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, उन अभिक्रियाओं को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या है या इसको किस तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं।